राजकुमारी अरुंधति महल को इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक तरफ की खिड़की खुली हुई नजर आई जहां से रोशनी आ रही थी। राजकुमारी अरुंधति ने आसपास देखा तो किनारे उसके महल के पानी का पाइप लगा हुआ दिखा। उसने अपने हाथों को स्ट्रेट किया और हिम्मत करके उस पाइप के जरिए ऊपर चढ़ने लगी। उसने धीरे से खिड़की के पास देखा तो वहां पर कैमरा बिल्कुल ही खाली था। वह उस कमरे में कूद गई। उसने देखा वो कमरा हर महलों की तरह बहुत ही शानदार था। वह उस कमरे में इधर उधर घूमने लगी। उसने देखा कि एक बेड के किनारे पर कुछ तस्वीरें रखी थी। वह उन तस्वीरों के पास पहुंची। उसने देखा उसके पिता, भाई, माता की तस्वीर थी। वह तो उनमें कहीं थी ही नहीं। उसका दिल डूब गया। उसने एक ठंडी सांस ली और उस तस्वीर को वापस वहां पर रख दिया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि कॉरिडोर बिल्कुल खाली था और लेकिन वहां पर कैमरे लगे हुए थे हमेशा की तरह। जब भी वह वहां कहीं जाती वहां के कैमरे अपने आप बंद हो जाते। आज भी वही हुआ। उसने जैसे ही कॉरिडोर में अपने कदम रखे कैमरे अपने आप सारे बंद हो गए। वह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी। ये महल उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ा और शानदार था। तभी एक कमरे के सामने से गुजरते हुए उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने धीरे से वह कमरा खोला और लेकिन उसने जो कमरे में देखा उसको देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। उसकी आंखों की मुट्ठियां गुस्से से बंद हो गई। इस वक्त उसकी आंख नहीं, एक आंख का गोला तो जा सामने वालों को भस्म करने को तैयार था। उसने कमरे का नज़ारा देखा तो उसके गुस्से से मुठिया भर गई। एक कमरे में दो जवान लड़के जो खुद 16 साल 17 साल की लड़की के साथ नशे में झूल रहे थे। उन बच्चियों के चेहरे पर डर दिख रहा था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्ची जिन्हें उठाकर कहीं से लाया गया था उनकी, क्योंकि उन बच्चियों के कपड़ों से उसकी हालत पता चल रही थी। यह गरीब घर की बच्चियां थी। पूरे कमरे में धुआं भरा हुआ था। तभी उसका भाई उठा और वो एक लड़की को लेकर बिस्तर पर पटक दिया। वह लड़की डर से चीखने और चिल्लाने लगी। लड़की बेबसी से चिल्लाने लगी। सभी उसके दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे। उसका भाई उसकी लड़की के ऊपर आते हुए उसके पहने हुए कपड़ों को फाड़ने लगा। यह देखकर बाकी लड़कियां डर से बाहर भागने की कोशिश करने लगी। उसके दोस्तों ने उन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करनी शुरू कर दी। सभी लड़कियां डर से चिल्ला रही थी। उन लड़कियों के चिल्लाने से वह और सभी बहुत इंजॉय कर रहे थे। नैना ने अपने भाई को देखा जो बिल्कुल बदल चुका था। उसे अय्याशी और औरतों की लत लग गई थी। उसने इधर उधर देखा जिससे वह अपने चेहरे को ढक सके। उसने जो उस लड़की की चीख सुनी तो अपने चेहरे को ढकने की जरूरत ही नहीं समझी। वह तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हो गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनकर उसके भाई ने उस पर चीखते हुए कहा, किसने अपनी मौत को बुला लिया। नैना एक काले साये की तरह उस पर हल्की सी रोशनी में धीरे धीरे कदमें रखते हुए उन लोगों के करीब पहुंच गई। उसे देखकर सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। वह सब उसे बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। नैना के कमरे में आते ही उन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी खूबसूरत लड़की उन लोगों ने आज तक नहीं देखी थी। वही नैना का भाई जो उसे बहुत ही गौर से देख रहा था, उसे अपने अंदर डर सा महसूस हुआ। वह जल्दी से लड़की के ऊपर से उठ गया। नैना में एक ऐसा रोब था जो किसी भी लड़के की हिम्मत नहीं हुई कि नैना के पास जा सके। नैना बेधड़क बेड की तरफ बढ़ गई। उस लड़की को उठाते हुए उस बेड पर रखी हुई चादर लपेट दी। सभी लड़कियों को बाहर जाने के इशारे किया। वह लड़के इशारा पाते ही दरवाजे से बाहर चली गई। उसके जाते ही नैना ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके भाई के दोस्त उसकी खूबसूरती में खोए हुए थे। उनमें से एक लड़का नैना के पास आया और उसको छूने की मत करते हुए कहने लगा, यार यह मोम की बनी है क्या? इतनी गोरी और इतनी चिकनी। मेरा दिल चाह रहा है वो आगे अपने सुबह पूरे कर पाता उससे पहले। उसके चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ा। वह लड़खड़ा के दीवार से जा लगा। उसने झटके से बेहोश होकर जमीन पर ढेर हो गया। ये देखकर सबकी आंखें खुली क्यों खुली रह गई। वही नैना का भाई भी डर से उसको देख रहा था, जो देखने में दुबली पतली थी लेकिन वह बहुत ही ताकतवर थी, जो एक लंबे चौड़े लड़के को एक ही थप्पड़ में बेहोश करके गिरा दिया। उसका भाई कुछ नहीं जानी पहचानी सी लग रही थी। अरुंधति ने अपने भाई के सामने गई, अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा, ये क्या हरकत है, तुम्हें शर्म नहीं आई? मासूम बच्चों के साथ इस तरह करने की। नैना के भाई को होश में आया और नैना को धक्का देते हुए कहने लगा, कौन हो तुम इस तरह महल के अंदर दाखिल कैसे हुई? सिक्योरिटी कहाँ पर मर गई? ये कहते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। नैना का पारा ही हो गया। यह वह भाई था जिसके लिए उसके माता पिता ने उसे कुर्बान कर दिया और आज ये अय्याशियों में डूबा हुआ। उसकी वजह से न जाने वह प्रेजेंट कहाँ थी और क्या नई पास्ट में रह गई थी। वह अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पा रही थी। वह दो जिंदगियों के बीच फंस चुकी थी। कोई भी ज़िंदगी जी नहीं पा रही थी। नैना क्रोध से भरी हुई थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों की मुठ्ठियां गुस्से से दबा ली। उसके पीछे से अपने भाई के बालों को पकड़ा और बालों को घसीटते हुए कमरे के बीच ले आई। उसको दोस्तों ने जब ये देखा वह नैना को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। नैना ने अपने भाई के बालों को झटका देते हुए उसे एक कोने में पटक दिया। उसे इस तरह पटकने से वह डरा सहमा एक कोने में सिमट गया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो
रहा था कोई लड़की इतनी ताकतवर भी हो सकती है। इधर नैना ने अपने हाथों को चटकाते हुए एक एक लड़के को पकड़कर बुरी तरह से पीटने लगी। उन लड़कों को एक भी मौका नहीं दे रही थी कि अपना बचाव कर सके। जैसे तैसे वह पीट रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने वही नजर आ रहा था कुछ देर पहले जो उसने कमरे में देखा था। उसने इधर उधर देखा तो उसे शराब की खाली बोतल फर्श पर गिरी हुई नजर आई। उसने झटके से उन बोतलों को उठाया और उन्हीं लड़कों के सर पर मारना शुरू कर दिया। लड़कों का सर बुरी तरह से फट गया, उनका चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। सभी लड़के हाथ जोड़कर नैना के सामने बैठकर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। नैना तेज सांस लेते हुए उन्हें अपनी लाल आंखों से घूर रही थी। उसके घूरते हुए उन लोगों से कहा, फौरन यहाँ से निकल जाओ। और आज के बाद उसने अपने भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कोने में डर से काँप रहा था। इसके आसपास भी नजर आई। इसे किसी भी चीज़ के लिए बहकाने की कोशिश की। आज तो सिर्फ सर फोड़ा, आगे चलकर तुम अपनी मौत का मजा लोगे। उसकी इतनी बात सुनकर सभी लड़के तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर की तरह बेइतासा भागने लगे और बाहर जाकर चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुनकर वहां पहरा दे रहे सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों की तरफ अपने रिवॉल्वर लेकर आगे। महल में खतरे का अलार्म बजा दिया गया। इतनी देर में नैना ने दोबारा फिर से अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इधर लड़के उसके बारे में बता रहे थे। वही कमरे में अरुंधति अपने भाई की तरफ बढ़ी और उसे कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए बीच कमरे में ले आई और वहीं पर बेड पर पटक दिया। खुद सोफे पर बैठते हुए एक पैर पर एक पैर चढ़ाकर कह गई, कौन हो तुम? उसके भाई ने डरते हुए कहा, मैं कौन हूँ तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे सवालों का जवाब दो। नैना की आवाज़ गुर्राहट थी। उसका भाई डरा सहमा अपनी बहन को देख रहा था। उसने अपनी बहन नैना को सुन रखा था कि वह बहुत ही बेरहम और जल्लाद है। उसे बीच लड़की में अपनी बहन की छवि नजर आ रही। तुमसे मैं कुछ कह रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। नैना ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, मुझे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। उसके भाई ने बड़ी हिम्मत कर नैना से कहा। नैना ने गहरी सांस ली। उसे जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर रसीद दिया। उसके एक थप्पड़ से उसके भाई का शरीर सुन्न हो गया। नैना ने अपना दोबारा हाथ उसे मारने के लिए उठाया। उसके भाई ने जल्दी से डर से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। यह देखकर नैना अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही थी। क्या उसका भाई इतना कमज़ोर है कि एक थप्पड़ में किसी के भी आगे सरेंडर कर सकता? नहीं, मुझे अपने भाई को बर्बाद नहीं होने देना, मुझे उसे सुधारना होगा। तभी बाहर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगी। यह देखकर उसका भाई मुस्कुराया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उससे पहले अरुंधति ने उसे पीछे पकड़ा और पैरों पर लात मारकर घुटनों के बल बैठा दिया और अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, अपनी हरकतें बंद करो वरना मुझे तुम्हें सुधारना आता है। तुम यहाँ के राजकुमार हो, तुम्हें यहाँ के लोगों को अपना बनाकर उन्हें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। यहाँ की बेटियों की कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम खेलना चाह रही हो। तुम उसके भाई बनकर उनकी हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? बल्कि तुम खुद रक्षक से भक्षक बन रहे हो। नैना का भाई उसकी आंखों में देख रहा था, जिसकी आंखों खून की तरह लाल थी। उसकी आंखों में ऐसे ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। नैना के भाई ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वह ऐसे ही खड़ा रहा, लेकिन जब उसे कुछ हलचल महसूस नहीं हुई तो उसने धीरे से आंखें खोली और उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। तो वह डर से कांप गया। वह अभी तो यही थी। तभी उसे दर्द से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनकी आवाज़ से नैना का भाई होश में आया और तेजी से दरवाज़ा खोलकर सिक्योरिटी देखकर वह चिल्लाने लगा। वही दूसरी तरफ अरुंधति वापस अपने कमरे में आ चुकी थी। उसका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अरुंधति के सामने अभी और चुनौतियां खड़ी थी जो आने वाले वक्त में उसकी जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाली थी। प्रातःकाल अरुंधति अपने कमरे से बाहर आई, देखा तो हर्ष सभी दासियों के साथ खेल रहा। माया और लीला भी वही खड़ी थी। हर्ष को देखकर वह हंस रही और अरुंधति ने अपने पुत्र को देखा जो पूरे बगीचे में दौड़ रहा था। वही दासियां उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। सारे बगीचे में उन लोगों की हंसी गूंज रही थी। उसकी हंसी सुनकर नैना अंदर तक शांत हो गई। तभी उसे देवराय के पास आते हुए दिखाई दिए। उसके साथ पीछे कई लोग थे जिनके हाथ में कई सारे सुंदर डिब्बे थे। अरुंधति उन्हें देखने लगी। देवराय के सामने आकर प्रणाम किया और उन लोगों को देखते हुए कहने लगी, पिताजी ये लोग कौन है? देवराय ने कहा, ये तुम्हारे सारे आभूषण बनाकर तैयार हो गए हैं। अब बताओ तुम्हें इन्हें कैसे बेचोगी, क्योंकि ये देखने में तो बहुत ही सुंदर, लेकिन इनकी मूल्य यहाँ के लोगों के लिए सोने से ज़्यादा समझ नहीं आएगी। उन्हें बेचा कैसे जाएगा? आप उसकी चिंता न करें, यह बहुत जल्द बिक भी जाएंगे और दूसरी तरफ इसका ज़्यादा मांग भी होगी और हम लोग पूरा करने में मुश्किल होगी। अरुंधति ने अपने पिता को आश्वासन देते हुए कहा। वह जानती थी इन सब में बहुत ही ज़्यादा धन चला गया है, इसलिए उसके पिता को चिंता हो रही है। उसने दासियों से कहकर वह सारे आभूषण अपने कमरे में रखवा दिए। तभी एक सिपाही आता हुआ दिखाई दिया। अरुंधति और देवराय उसे देखने लगे। इधर राजकुमारी नैन के कमरे में राजकुमार राज बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसी के बिल्कुल बगल में राजकुमारी नैन लेटी हुई थी जो राजकुमार राज से चिपकी हुई थी। राजकुमार राज धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। उसने सर पर अपने हाथ को मारते हुए अपने आप को होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई लेटा हुआ है। एक ही क्षण में उसको होश आ गया। उसने अपना सर घुमाकर देखा। राजकुमारी नैन उसके पास में लोटी हुई थी। वह कुछ पल उसे देखता ही रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमारी नैन उसके पास क्यों लौटी। फिर एकदम से उसे अपने आप का ख्याल आया। उसने अपने आप को देखा तो उसने झटके से धक्का देकर राजकुमारी नैन को
धक्का दे दिया और झटके से बिस्तर से उठकर बैठ गए। जहाँ राजकुमारी ने निंद्रा में उसके धक्का देने से खुल गई। आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमारे बिस्तर पर क्या कर रही? और हम लोग इस तरह राजकुमार राज के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहने लगी, राजकुमार आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप भूल गई ये हमारा कमरा और आपने हमारे साथ ये कहते हुए राजकुमारी ने अपना सिर नीचे झुका लिया, मुस्कुराने लगी और शर्माने लगी। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ क्या? अब राजकुमार आज बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगा और वही दूसरी तरफ तुम्हें ये करना ही होगा। अरुंधति ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए अपने सामने बैठे हुए लोगों को धमकाते हुए कहा, जो उसकी बात मानने से इनकार कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं करूंगा। सामने बैठे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने जल्दी से उठकर कहा। अरुंधति ने उसके कंधे का पकड़कर दोबारा उसे अपने स्थान पर बैठा दिया। कैसे नहीं करोगे? तुम्हें करना ही होगा। अगर नहीं किया तो अरुंधति ने एक कमर पर हाथ रखते हुए दूसरे हाथ की उंगली उन लोगों की तरफ उठाते हुए कहा, हमारा क्षमा करें, हम ये नहीं कर सकते। दूसरे व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखो सोम भाई, आपकी अपनी छोटी बहन की मदद करनी होगी और अजय विजय आपको भी हमारी मदद करनी होगी। अरुण ने अब मिन्नतों पर उतर आई। हाँ, इन लोगों की मदद ले लो, सही है, कुछ तो काम आएगी। ये कहते हुए आदित्य चुपके से अपने स्थान से उठा और धीरे से निकलने की कोशिश करने लगा। अरुंधति ने उनको पीछे से पकड़ लिया और पीछे से घसीटते हुए उनको उनके स्थान पर बिठा दिया। आप कहाँ चल दिए? राजकुमार आदित्य, आपको ही करना होगा। अरुंधति ने उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहा। सभी ने एक साथ हाथ जोड़ते हुए कहा, यह बहुत ही अशोभनीय होगा और वह भी स्त्रियों के आभूषण पहनकर सभी राज्यों और जनता के सामने कैसे जाएंगे? वे भी सभी बड़े परेशान हो रहे थे जब से अरुंधति ने उन्हें अपनी युक्ति बताई थी कि वे किस तरह आभूषणों को बेच सकती है। अरुंधति ने ठंडी सांस ली और उन पांचों को लोगों को देखने लगी, जिसमें से 2 भाई होने से और 2 देवर थे, एक जेठ थे। वह सभी चिंता में देख रहे थे। उन लोगों की प्राण निकल रहे थे ये सोचकर कि कैसे जनता के सामने छोटे छोटे कपड़ों में जाकर खड़े होंगे। अरुंधति ने उन लोगों से बड़े ही प्यार से कहा, अरे इससे हमारे राज्य बहुत ही लाभ और प्रतिष्ठा मिलेगी, इससे हमारे राज्य की आय भी बढ़ेगी। और फिर अजय विजय सोम छोटे भाई की तरफ देखते हुए कहने लगी, ये सोचो कि सभी राज्य की सुंदर सुंदर राजकुमारी इस राज्य में आएंगी। सुंदर राजकुमारी का नाम सुनकर चारों के कान खड़े हो गए। वही आदित्य अरुंधति की चालाकी को देख रहा था। उन लोगों को चुप देखकर अरुंधति ने हाथ जोड़ लिए। हे कर दे ईश्वर मेरी मदद। उसने बड़ी ही मासूम आंखों से उन लोगों को देखते हुए कहने लगी। आपको इस तरह देखकर वह लोग पिघल गए और एक दूसरे को तरफ देखने लगे और हाँ कर दिया। उन लोगों के हाँ करते अरुंधति खुशी से उछली। बस 2 और ऐसे ही सुंदर युवक मिल जाए जो काम बन जाए, लेकिन 2 लोगों को और कहाँ से ढूंढ लाए? अरुंधति अपनी सोच में पड़ गई। तुम एक लोगों को भूल नहीं रही हो? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने सोचा, वो अकेला ही क्यों बदनाम हो? राजकुमार राज को भी इसमें शामिल करना ही होगा। अरुंधति ने जिज्ञासा से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन? और कौन? तुम्हारे होने वाले पति परमेश्वर। आदित्य ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, हाँ मैं तो भूल गई, लेकिन वह है कहाँ? मुझे आज वह प्रातः से नहीं दिख रहे। अरुंधति ने उन लोगों से पूछा, यह तो मुझे भी नहीं पता, मुझे तो प्रातः काल से ही नहीं दिख रहा। जय विजय ने अरुंधति को बताया। अरुंधति ने उन लोगों से कहा, ठीक है, अब आपको तैयार हो जाना चाहिए, मैं राजकुमार राज को ढूंढने जा रही हूँ। ये कहते हुए तेजी से कमरे से भागती हुई निकल गई। उसके जाते ही सब लोग मायूसी से एक दूसरे को देखने लगे और अपने आप को स्त्रियों के आभूषण में सोच कर उनके शरीर में झुरझुरी सवार होगी। इधर राजकुमार राज भी बहुत ही परेशान से अपने कमरे में बैठा था। उसी के सामने राजकुमारी नैन बैठी थी और भी कई लोग थे। राजकुमार राज से बात कर रहे थे। राजकुमार राज के मन उसकी बातों में नहीं लग रहा था। वह तो बस रात की हुई राजकुमारी नैन के साथ की घटना को याद करके परेशान हो रहा था। उसे डर था, अगर अरुंधति को इस बारे में पता चला तो वह पहले उसे दूर दूर रहती है, कहीं से हमेशा से दूर न हो जाए। राजकुमारी नैन ने बैठे हुए लोगों को जाने का इशारा किया। वे लोग उसकी आज्ञा पाकर कमरे से बाहर चले गए और राजकुमारी अपने स्थान से उठते हुए उसके पास जाकर बैठ गई। अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ते हुए कहने लगे, राजकुमार आप चिंतित क्यों लग रहे हैं? हम आपकी पत्नी, आप हमारे पति, हम दोनों में ये होना एक आम सी बात है। राजकुमार राज ने उसके हाथ को अपने हाथ को झटके से हटा दिया। तुम सही कर रही हो, लेकिन तुम्हें भी पता है कि मैं सिर्फ राजकुमारी अरुंधति से प्रेम करता हूँ। मैं उसे खुद से दूर नहीं जा कर सकता। अगर उसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ राजकुमार राज अपनी बात अधूरी छोड़ दी। राजकुमार नैन क्रोध और नफरत से अपनी मुठियां कस ली। राजकुमार ने अपनी तेज आंखों से राजकुमार नैन को देखते हुए कहा, तुम्हें राजकुमारी अरुंधति को बताने की जरूरत नहीं है और उसे किसी तरह से भी नहीं पता चलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि राजकुमारी अरुंधति को कुछ भी न पता चले तो आपको मेरे साथ प्रेम से रहना होगा। नयन राजकुमार राज के गले पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहने लगी। राजकुमार राज ने उसके हाथों को पकड़ लिया और चेतावनी भरी आंखों से देखते हुए कहने लगे, मुझसे दूर रहो। लेकिन शायद आज राज की किस्मत ही खराब थी। अरु धारते हुए कमरे में दाखिल हुई। उसने राजकुमार नैन और राजकुमार राज को बहुत ही नजदीक देखा तो अपनी जगह रुक गई और अपनी आंखों को गोल गोल करके राजकुमार राज को घूरने लगी। उसके इस तरह से घूरने से राजकुमार राज घबरा गया। उसने एक तरफ राजकुमार नैन को धक्का दिया, लेकिन राजकुमार नैन जल्दी से उठकर राजकुमार राज के हाथों को फिर से पकड़ लिया। अरुंधति अंदर से जलन से भर उठी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं किया। लेकिन राजकुमार नैन को अनदेखा कर दिया और तेजी से राजकुमार राज की तरफ बढ़ी और उसके हाथों से पकड़ कर खड़ा करते हुए उसको बाहर ले जाने लगी।
राजकुमार नैन ने जब ये देखा तो उसने भी राजकुमार राज का हाथ कस के पकड़ लिया और अपने तरफ घसीटने लगी। अरुंधति, ये आप क्या कर रही हैं? आप देख नहीं रही कि हम राजकुमार राज के समय व्यतीत कर रहे हैं? राजकुमारी नैन चीखते हुए अरुंधति से कहा। राजकुमारी अरुंधति ने राजकुमार राज का हाथ छोड़ उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा समय व्यतीत करने से ज्यादा मूल्यवान राजकुमार को इस समय राज्य की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए अपना समय किसी और समय व्यतीत करना। ये कहते हुए उसने दोबारा से राज का हाथ पकड़ लिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। राजकुमार नैन गुस्से से उसे जाते हुए देख रही थी। बस कुछ और दिन तुम्हारी ये अकड़ अगर खत्म न की तो मेरा भी नाम राजकुमारी नैन नहीं। वह गुस्से से पैर पटकते हुए उसके कमरे से बाहर निकल गई। वही राज उससे नजर चुराते हुए इधर उधर देख रहा था। राजकुमारी अरुंधति उसे घसीटते हुए वहीं पर लेकर आने लगी जहाँ पर आदित्य और बाकी लोग बैठे हुए आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी उन्हें अरुंधति को राजकुमार राज का हाथ घसीटते हुए जबरदस्ती लाते हुए दिखाई दिया। आदित्य ने धीमे स्वर से कहा, इसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बड़े भाई राज को इस तरह घसीटते हुए ला रही हैं जैसे कोई छोटा सा बच्चा, वरना राजकुमार राज को इस तरह लाना आसान नहीं है, जो खुद युद्ध देवता हो। अजय विजय ने भी हैरानी से उन दोनों को देखा, लेकिन सोम और उसका भाई दोनों ऐसे शांत बैठे थे जैसे उसे अपनी बहन से यही उम्मीद थी। अरुंधति ने राजकुमार राज को आदित्य के पास खड़ा कर दिया और राजकुमार राज से कहने लगी, हर वक्त आप लोगों को भोग विलास की पड़ी रहती, कभी अपने राज्य की भी चिंता किया कर। राजकुमार राज ने आंख फाड़ कर उसको देखा। कब उसने उसको भोग विलास में डूबा हुआ देखा? अब आप इस तरह मत देखो। अरुंधति अपने क्रोध को अंदर दबाते हुए कहा। हालांकि उसका दिल कर रहा था कि राजकुमार राज के टुकड़े टुकड़े कर दें कि वह किस तरह से राजकुमार नैन के साथ बैठा हुआ था। राजकुमार राज ने जब अरुंधति को इस तरह घूरते हुए देखा तो उसने अपनी आंखों को इशारे उधर उधर करने शुरू कर दिए। राजकुमारी अरुंधति ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगी। आप नजरें हमसे क्यों चुरा रहे हैं? क्या आपने कोई ऐसा काम किया जिससे नजरें चुराने की जरूरत पड़े? राज हकपका गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे आप मुझसे यहाँ पर क्यों लाई हैं? उसने जल्दी से बात पलटते हुए उसका ध्यान हटाते हुए कहा। अरुंधति ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे मैं तो भूल गई मैं आपको यहाँ क्यों लाई हूँ। और फिर वह अपनी युक्ति उन्हें बताने लगी। जैसे जैसे अपनी युक्ति बता रही थी राजकुमार राज के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वही बाकी लोग मुंह दबाए उसकी हालत पर धीरे धीरे हंस रहे थे। वह राजकुमार राज का चेहरा मुस्कुरा चले जा रहे थे। ये आप क्या कर रही है? ये नहीं कर पाएंगे हम। राजकुमार राज ने जल्दी से अपना पल्ला झाड़ लिया। मैं आपको सावधान कर रही हूँ, अगर आप में से किसी ने भी मेरे फैशन शो में गड़बड़ किया तो सोच लेना उसकी मैं हड्डी पसली एक कर दूंगी। अरुंधति ने अपने हाथों को गुस्सा बनाते हुए लोगों को दिखाते हुए कहने लगी, लेकिन ये भी तो सोच लो राजकुमारी, हम लोग राजकुमार है। और इस तरह से राजकुमार राज झिझक रहा था। मैं कुछ नहीं जानती। आज ही आप लोग सभी राज्य के राजा और राजकुमारों, मंत्री और बड़े बड़े पदाधिकारी को और उनके साथ उनकी रानी और उनके घर की महिलाओं को निमंत्रण भेजो। और आज से 2 दिन के बाद यहाँ पर एक उत्सव होगा जिसमें आभूषणों की नीलामी होगी। अरुंधति ने जल्दी से राजकुमार राज के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगी। राजकुमार राज अरुंधति से हमेशा ही हार जाता था। उसने भी हार मान ली और उसने धीमे शब्दों में कहा, जैसा कि तुम कहो। उसकी बात को सुनकर आदित्य और बाकी लोग हैरान थे। राजकुमार राज को देखे जा रहे थे कैसे भीगी बिल्ली बने हुए। थोड़ी सी धमकी से वे उसकी बात मानने को तैयार हो गए। जल्दी सारे राज्यों में सिपाहियों को भेजकर उन सबको निमंत्रण भेज दिया गया। इधर राजकुमारी अरुंधति सबका सर खा लिया था कि एक बड़े से मैदान में लोगों को बैठने का स्थान बनाया जा रहा था। बीच में बड़े बड़े कालीन डाले जा रहे थे। बीच में रैंक बोक वाला स्टेज उसके कई मुताबिक बनाया जा रहा था और एक स्टेज पर चारों तरफ पर्दा लगा हुआ था। एक तरफ लाइट लगी हुई थी और थोड़ी दूरी पर एक जनरेटर रखा हुआ था जिसे कपड़े से ढक दिया गया था। उसको फोक की मशीन भी लगा रखी थी जो रात को मॉडलिंग वर्ल्ड में लाकर अरुण ने स्टेज पर लगा रखा था। बाकी सिपाही और लोग उन उपकरणों को देखकर आश्चर्य से एक दूसरे से बात कर रहे। अरुंधति को वे देवी तो पहले ही मानते थे। उन्हें सोचा था कि ये देवी का कोई और चमत्कार होगा। वे उसे चमत्कार का नाम देकर नतमस्तक हो रहे थे। जैसे जैसे अरुंधति उन्हें आज्ञा देती देवी की बात समझकर वे लोग उसकी बातों को पूरा कर रहे थे। अरुंधति ने इन 2 दिनों में सभी लोगों को कार्य में लगा रखा था। वही राजा और रानी उसके इस कार्य को देखकर समझ नहीं पा रहे थे उन्हें क्या करना चाह रहे हैं। जल्द ही सभी राज्य के राजकुमार, राजकुमारियां, रानी, महामंत्री, ऊंचे पद के सभी लोग जल्द से राज्य में आने लगे। सभी लोग राजा से उत्साह के बारे में पूछ रहे थे। बेचारे राजा को क्या पता था। उसने कहा कि आप लोग प्रतीक्षा करें, जब उत्सव शुरू होगा तो आपका पता चलेगा। जहाँ धीरे धीरे मैदान में अतिथियों से भरने लगा। राजकुमारी, रानी और मंत्रियों की पत्नियां एक तरफ अपने पतियों के साथ बैठी हुई थी, दूसरी तरफ राज्य के बड़े बड़े अधिकारी अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे। एक तरफ राजा और रानी बैठे थे। सभी बड़े से बड़े अमीर लोग अपनी पत्नियों के साथ बैठे हुए हैरानी से अपने सामने बने हुए स्टेज की तरफ देख रहे थे, उनके किनारे लगी हुई लाइट को भी। जल्दी रात्रि का समय हो गया। अरुंधति एक कमरे में खड़ी हुई 6 लोगों को घूर रही थी। वे लोग अपना सर झुकाए हुए खड़े थे। मैं कह रही हूँ हटाओ अपने चेहरे से हाथ। अरुंधति ने उन लोगों को हाथ हटाने के लिए कहा, लेकिन वे लोग अपने चेहरे से हाथ ही नहीं हटा रहे थे। उन सब ने धोती पहन रखी थी, ऊपर कुछ नहीं पहन रहा था। उनके बलशाली शरीर और उनके मसल की मसल
रोशनी में चमक रहे थे। उन लोगों की बड़ी लज्जा आ रही थी। कमरे में बहुत सी दासियां थी जो उन्हें ललचाई हुई नजरों से देख रही थी और ठंडी हवाएं बह रही थी। इनमें कोई शक नहीं था कि वे छाऊ के छऊ एक से बढ़कर एक सुंदर थे। वही चेतन सिर्फ कमरे में खड़ा से जा रहा था। लीला, माया और रोहन की मां अपने हाथों में मेकअप के बड़े बड़े सामान लिए खड़ी थी। वे राजकुमारों को तैयार कर सके, लेकिन वे थे अपने चेहरे से हाथ हटाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब अरु को गुस्सा आने लगा। देखो, मैं कह रही हूँ अपने हाथ हटाओ। एक तो अभी एक व्यक्ति की कमी और ऊपर से आप लोग परेशान कर रहे हो। मत करो ऐसा, हमें लज्जा आ रही है। और तुमने तो ऊपर से बिल्कुल लगन कर दिया। अरुंधति के छोटे भाई के चेहरे पर हाथ रखते हुए अरुंधति आगे बढ़ी और जबरदस्ती अपने हाथों से उसके हाथों को उसके चेहरे से हटा दिया। और फिर लीला और माया की तरफ देखकर कहने लगी, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था वैसे इन लोगों को मेकअप करना शुरू करो। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा एक व्यक्ति और कहाँ से लाऊं। वह कमर पर हाथ रखे हुए सोचने लगी। तभी उसकी नज़र चेतन पर पड़ी। चेतन ने फौरन अपने हाथ जोड़ लिए। मेरी तरफ मत देखना राजकुमारी, क्योंकि मेरी सुरक्षा देखनी है और मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए वह उसने न आव देखा न तब वह तेजी से कमरे से भाग निकला। अरुंधति से जाते हुए घूर रही थी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था एक व्यक्ति और कहाँ से लाया जाए और उन सब की तरफ तुरंत सुंदर हो। तभी उसकी आंखें कुछ सोचकर चमक गई। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। वे लोग उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख रहे थे। अब उसके दिमाग में कौन सी शैतानी भर गई जो इस तरह से कुटिलता से मुस्कुरा रही है। राज ने अपने मन ही मन सोचा। आप लोगों में से कौन बता सकता है कि अरुंधति के दिमाग में कौन सी खुरापात चल रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं किसका गैस सबसे ज्यादा सही निकलता है।